कहानी की शुरुआत होती है किसी के चिल्लाने से। उसी पल एक ब्लू ऑरा उसके शरीर में वापस लौटती है। लड़का अपनी आंखें खोलता है और अचानक बेड से उछलकर उठ जाता है। वो बुरी तरह आउट ऑफ ब्रेथ होता है। वो सोचने लगता है, क्या मैं मर नहीं गया था और मेरा शरीर फिर से गर्म क्यों महसूस हो रहा है। साथ ही उसके हाथों पर कोई कैलसेस नहीं थे, जैसे कि वो 10 साल पीछे चला गया हो। तभी वो इधर उधर देखता है और पहचान जाता है। वो पिलो पकड़ता है, अपना फोन उठाता है और स्क्रीन पर एक नाचती लड़की देखता है। फिर वो अपना बेड अनलॉक करता है और देखता है कि उसके चेहरे पर कोई पुराने स्कार्स नहीं है। अब तो पक्का समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। हाँ, सही पकड़ा, ये बंदा रीइंकारनेट हो चुका है, और वो भी एन वक्त पर, जब अपोकलिप्स शुरू होने वाली है। फिर उसे याद आता है कि वो ड्रैगन सिटी का 10th वॉर गॉड कैसे बना था। दो और वॉर गॉड्स ने, जो न्यूट्रल फील्ड से थे, उसे पार्टी में बुलाया था। लेकिन बातों के बीच में ही अचानक एक हाई लेवल ज़ॉम्बी घुस आया। वो ज़ॉम्बी से लड़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया, और वही दो डैन वॉर गॉड्स जिन पर उसने भरोसा किया था, उस क्रीचर की मदद कर रहे थे उसे मारने में। फिर एक लड़की पास आती है और लिंजी से पूछती है, तुम्हें मेरे परिवार का गिफ्ट कैसा लगा। यहीं उसे पता चलता है कि ली फैमिली ने डीमंस से कोई डील कर ली थी। वो लड़की यूजिंग स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी, और उसे हमेशा अच्छा लगता था जब वो उसके साथ होती थी। लिंजी को यह नहीं पता था कि यूजिंग सिर्फ ली फैमिली के यंग मास्टर के आदेश पर उसके साथ थी। उन्होंने उसे जितना हो सकता था इस्तेमाल किया, और जब वो टू स्ट्रांग होने लगा तो उसे फिनिश ऑफ कर दिया। और ये तब हुआ जब उसने ली फैमिली को ड्रैगन सिटी की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक बनने में मदद की थी। लेकिन अब वो वापस प्रेजेंट में आ चुका है। उसकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से ली फैमिली का खात्मा कर सकता था। लेकिन उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी बिट्रेयल होगी। पर अब वो उसी मोमेंट पर वापस आ गया है जब यूजिंग सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी। तभी उसे अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है। यूजिंग कहती है कि उसे बच्चों को पढ़ाने जाना है, इसीलिए वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी। बट पुअर लिंजी ऑलरेडी नोज कि इस समय पर उसका असली लेसन सिर्फ ली फैमिली के टच से जुड़ा था। उसी दिन उसे एक वीडियो गिफ्ट मिला था जो वो कभी नहीं भूल सकता था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले वो उससे स्कूल के पीछे वाले शेड में मिलना चाहता है, क्योंकि उसे मिस कर रहा है। यूजिंग कहती है कि वो आएगी क्योंकि इट्स हिज बर्थडे, लेकिन जल्दी आना होगा। उसे पता है कि जिस लड़के से यूजिंग जुड़ी हुई थी, लाई हाओ, वो रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि लिंजी के पिता ने उसके परिवार के साथ पास्ट में कुछ किया था। उस दिन पास्ट में लिंजी ने यूजिंग के लिए बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन उसे जो मिला वो एक ऐसा वीडियो था जिसने उसे बुरी तरह ह्यूमिलिएट कर दिया। बट नाउ दिस रास्कल इज रीबॉर्न एंड ही वोंट लेट दैट ट्रेजेडी हैपन अगेन। बाहर हर कोई स्काई रेड होने की वजह से कंफ्यूज था। ऑब्वियसली किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अपोकलिप्स आने वाली है, लेकिन लिंजी जानता है कि शाम 7 बजे सब कुछ शुरू होगा, और वहां मौजूद ज्यादातर लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे। वो स्कूल के शेड की तरफ बढ़ता है। गुस्से में वो डोर खोलता है। रूम के अंदर पीछे की तरफ यूजिंग चेयर पर बैठी होती है। वो कहती है कि जल्दी बोलो, क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाने जाना है। लेकिन लिंजी पहले ही अपनी स्लीव से ब्लेड निकाल चुका होता है। वो कहता है, कोई जल्दी नहीं, पहले तेरा गिफ्ट देना है। धीरे धीरे वो उसके करीब जाने लगता है। यूजिंग कहती है, जल्दी बोलो वरना मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी जरूरी काम है। लेकिन अचानक लिंजी उसका गला पकड़ लेता है। अब वो डेस्परेट होकर उसे साइको और क्रेजी बोलने लगती है। वो चिल्लाती है, मुझे छोड़ दे। लेकिन लिंजी कहता है, 16 मार्च को मॉडू के एक मॉडर्न होटल में 53,000 युआन उड़ाए थे ना, फिर 29 तारीख को 1,09,000 युआन। यूजिंग कंफ्यूज्ड होकर बार बार पूछती है, तू बोल क्या रहा है। लेकिन लिंजी बिना रुके डेट्स और अमाउंट्स गिनाना जारी रखता है। तभी यूजिंग को एहसास होता है कि होटल नेम्स कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहे हैं। फिर वो कहता है, और 13 अप्रैल को मैजिक बार में 4,09,000 युआन। उसी पल यूजिंग को एहसास होता है कि ये सारी डेट्स वो थीं जब उसने लाई हाउ से मुलाकात की थी। वो जल्दी से कहती है, रुको, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। लिंजी जवाब देता है, मैं भी बड़ी बेसब्री से सुनना चाहता हूँ। वो उसका फोन पकड़ता है और अनलॉक करता है। वहां लाई हाउ का एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, मैं बहुत उत्साहित हूँ तुमसे मिलने के लिए। और साथ में यूजिंग उसे बहाने से बता रही होती है कि वो बच्चों को पढ़ाने जा रही है। बस लिंजी के लिए इतना ही काफी था। अचानक वो उसे छोड़ देता है, उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो शुरू होने से पहले स्क्रीन पर लिखा आता है, लिंजाई द फूलिश बॉयफ्रेंड, कंग्रेचुलेशन। और 1 सेकंड बाद वीडियो में वही एग्जैक्ट वर्ड्स दोहराए जाते हैं, हैप्पी बर्थडे। वीडियो में यूजिंग कहती है, तूने सच में ये कैसे सोच लिया कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की तुझ जैसे एक लूजर ऑर्फन से प्यार करेगी। अब यूजिंग डर से हैरान हो जाती है। वो जानना चाहती है कि लिंजी को पहले से कैसे पता था कि वीडियो में क्या कहा गया है। लेकिन लिंजी बिना रुके वही मैसेज रिपीट करता है। फिर वीडियो में यूजिंग खुद कहती है, अगर लाई हाउ ना होता तो मैं कभी भी तेरे जैसे कचरे के साथ नहीं होती। अब बेचारी पूरी तरह शॉक में है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने ये वीडियो किसी को भेजा ही नहीं था। लेकिन तभी वीडियो में वो फिर से कहती है, अगर ये ना होता तो मैं कभी भी लाई हाउ के साथ नहीं होती।
फिर यूजिंग लूजर को थैंक्स कहती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि सब कुछ रिवील हो चुका है। लिंजी बस स्टेयर करता रहता है। अगर अगला सवाल ये है कि तुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं कि मुझे ये सब कैसे पता, तो यूजिंग एक सेकंड के लिए स्टिल हो जाती है, लेकिन लिंजी जवाब देता है, वहीं जा जहां तुझे जाना चाहिए। एंड मैन, मुझे लगा था कि वो उसे माफ कर देगा, लेकिन लड़का बिल्कुल भी इजी नहीं जा रहा। लड़की बॉलिंग बॉल की तरह उछलती है और कचरे के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर जाती है। उसके साथ ही लिंजी एक गहरी सांस छोड़ता है। वो घुटनों पर गिर जाता है, इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे ये सब करने में 10 साल लग गए थे। फिर वो हंसने लगता है। 10 साल तक धोखा खाया, लेकिन आखिरकार कर दिखाया। यूजिंग ने जो किया था उसकी कीमत चुका दी थी, लेकिन ये काफी नहीं था। अब बारी थी उस घटिया लाइहाओ को मारने की, जो ली फैमिली में छुपा बैठा था। और तभी द फेमस ओवरपावर्ड सिस्टम अचानक अपोकलिप्स के बीच में शो अप करता है। लिंजी अपने फोन की तरफ देखता है। 6:05। सब कुछ तो 7 बजे शुरू होने वाला था, तो फिर सिस्टम अभी से क्यों एक्टिवेट हो रहा था? सिस्टम सिर्फ इतना कहता है, मैं यहाँ बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए हूँ। फिर अचानक कुछ डिजिटल सर्कल्स उसके चारों ओर अपीयर होने लगते हैं और सिस्टम उसे कहता है, रिक्वेस्ट योर फर्स्ट एबिलिटी। और ये सिर्फ एबिलिटी नहीं थी, बल्कि एक सुपर हैक था जो उसे मिला। वो था एब्सोल्यूट आइटम ड्रॉप। इसकी वजह से अब जो भी क्रीचर वो मारेगा उसमें 100% चांस होगा कि कोई आइटम ड्रॉप होगा। बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ 1% चांस था, तो जाहिर है ये एबिलिटी ओवरपावर्ड थी। जब दूसरे लोगों को सैकड़ों ज़ॉम्बीज मारने पड़ते, तब जाकर उन्हें एक आइटम मिलता। इतनी जबरदस्त एबिलिटी थी कि उसने सिस्टम से पूछ लिया, क्या मैं इस पर सच में भरोसा कर सकता हूँ? तभी स्टेटस विंडो एक्टिवेट होती है और उसमें साफ दिखता है कि उसका सुपर हैक ऑन है। उसी पल लिंजी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वैसे जिसने ये सब ट्रांसलेट किया है वो सोच रहा होगा कि मैं कोई मैजिशियन हूं जो उल्टा लिखे शब्द भी पढ़ सकता है, लेकिन असली बात यह है कि लिंजी पूरी तरह रेडी है लाई फैमिली को बर्बाद करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम, वो अकेला है, एक अनाथ, और लाई फैमिली, उनके पास एक पूरी आर्मी है। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि खुफिया टेक्निक्स भी। साथ ही लिंजी हमेशा से जानना चाहता था कि ली फैमिली उसे इतनी नफरत क्यों करती थी। पहले उसका प्लान था कि धीरे धीरे ताकतवर बने, बिना किसी को बताए, और फिर हमला करे। लेकिन अब उसके पास हैक्स हैं, तो उसे इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो शेड से बाहर निकलता है और हाँ, उसने अपनी वाइफू को बिल्कुल भी माफ नहीं किया। नो सर, लड़के ने सिर्फ 2 चैप्टर्स में अपना बदला ले लिया। मीनवाइल आउटसाइड लोग सनसेट को देखकर खूबसूरत तस्वीरें लेने की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि चलो एक दिल का शेप बनाकर फोटो लेते हैं। लिंजी बस हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर में ये लोग एक दूसरे को खाने वाले हैं, और अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन वो सीधा लव होटल की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो एक रूम 1 घंटे के लिए बुक करता है, 3 बोतल पानी और 5 बंस ऑर्डर करता है। काउंटर का बंदा कहता है, ठीक है, $40 लगेंगे। लिंजी कहता है, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग नंबर 3 को भेज दो। इनसाइड द रूम वो जानता है कि बस 5 मिनट बचे हैं सब कुछ शुरू होने में। पिछली जिंदगी में यही नंबर 3 एक ज़ॉम्बी बॉस बनी थी, लेकिन लिंजी ने उसे किल कर दिया था और वहीं से उसका असली एवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब जबकि उसके पास सिस्टम का टैलेंट भी है, तो ये वही स्ट्रेटेजी रिपीट करने का बेस्ट मौका है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंबर 3 सर्विस के लिए आई है। वो अंदर आती है काफी डेंजरस लुक में और कहती है, तू काफी हैंडसम है, तो ये मजेदार होने वाला है। पर अचानक वो ठिठक जाती है। फिर वो पास आती है और पूछती है, तूने अपनी एपिडर्मिस त्वचा के ऊपर इतने कपड़े क्यों पहने हैं? वो ट्रैवलर नहीं थी, लेकिन पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह रेडी थी। वो पूछती है, तू अभी तक क्या इंतजार कर रहा है? लेकिन हमारा सिग्मा बॉय कहता है, पहले जाकर एक शावर ले लो। जैसे ही वो अंदर जाती है, लिंजी नोटिस करता है कि उसमें पहले से ही वो सड़े हुए ज़ॉम्बी जैसी बदबू थी। एपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही इस बदबू से पहचान सकते थे कि कौन ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। अंदर से नंबर 3 कहती है, बस अब बहाने बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें पानी वाला मजा चाहिए। लेकिन लिंजी जानबूझकर इसे खींचता रहता है, तो वो उसका शावर ही बंद कर देती है। राइट एट दैट मोमेंट उसका फोन बजता है। शाम के 7 बज चुके हैं और ठीक उसी सेकंड उसका शरीर धीरे धीरे इन्फेक्ट होने लगता है। उसकी प्यूपल्स डायलेट हो जाती हैं, उसकी स्किन हरी पड़ने लगती है और वो क्लासिक ज़ॉम्बी नॉइजेस निकालने लगती है। लिंजी दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो पूरी तरह बदल रही है। वो तुरंत लिंजी की तरफ मुड़ती है और उसे डिसआर्म करने के लिए भागती है। लेकिन लिंजी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, बस एक ही बार, और उसका सिर धड़ से अलग। बेचारी का सिर सीधा जमीन से टकराता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, नंबर 3 इज डेड। लिंजी सांस छोड़ता है, तो सिस्टम तू भी अब एंट्री मार ही ले। अब आधिकारिक रूप से उसे अपोकलिप्स गेम में वेलकम किया जाता है। अब ये एक्टिवेट हो चुका था और लिंजी को अब हर हाल में सर्वाइव करके इवॉल्व करना था। सिस्टम गाइडलाइन, ज़ॉम्बीज की सुनने की शक्ति जबरदस्त होती है, लेकिन देखने की शक्ति कमजोर। 80% अनलकी लोग तुरंत ज़ॉम्बीज में बदल गए। क्रीचर्स को मारने से लेवल
लेवल अप मिलेगा, जिससे नई एबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स और टैलेंट्स अनलॉक होंगे। हर मरे हुए क्रीचर से आइटम्स ड्रॉप होने का एक छोटा सा चांस रहेगा। साइंटिफिक वेपन्स और ह्यूमन टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। कोई भी ह्यूमन मेड डिवाइस अब काम नहीं करेगा। अगर कोई ज़ॉम्बी काटेगा तो तुम खुद ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। रात में बाहर मत जाना, क्योंकि ज़ॉम्बीज तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सिस्टम्स लास्ट स्टेप। फिलहाल ये ज़ॉम्बीज बहुत कमजोर हैं, तो ये तुम्हारे इवॉल्व करने का सबसे अच्छा मौका है। गुड लक एंड एंजॉय द गेम। फिर एक नई विंडो खुलती है नाम डालने के लिए। लिन जी अपना नया नाम डालता है, GI। शायद किसी बदले से जुड़ा हुआ नाम था। फर्स्ट किल रिवॉर्ड। उसे एक ज़ोंबी मारने पर एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक गोल्ड कॉइन मिलता है। रुको, ये तो जोन बॉस नहीं था। ग्लोबल अनाउंसमेंट। GI इज द फर्स्ट प्लेयर टू किल अ ज़ॉम्बी एंड अर्न द फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट। लिंजी की पिछली जिंदगी में उसे कभी कोई ग्लोबल अचीवमेंट नहीं मिला था। एक ब्लॉन्ड लड़की जिसका नाम जी याओ था शॉक में थी। मैंने तो अभी मैसेज पूरा पढ़ा भी नहीं और लोग पहले ही मार काट मचा रहे हैं। दूसरी तरफ गाओ जी कहता है, कोई मुझसे भी तेज कैसे हो सकता है? ये पागलपन है। इस सिस्टम में 4 चीजें इवॉल्व की जा सकती हैं: स्ट्रेंथ, माइंड, फिजिक और एजिलिटी। लाइन जी अपने बेस स्टैट्स देखकर इंप्रेस था। उसे समझ आ गया कि ये सब अचीवमेंट बोनस की वजह से था। साथ ही प्रेस्टीज स्टैट इसीलिए है ताकि फ्यूचर में उसे डिस्काउंट्स और अलग अलग आइटम्स खरीदने का मौका मिले। और सबसे पहला टैलेंट, हर रात 12 बजे के बाद उसका पहला हमला डबल डैमेज देगा। सिस्टम एक्सप्लोर करने के बाद लिन जी ने अपना लूट चेक किया। पहले ज़ॉम्बी से उसे मिला एक मेडिटेशन नेकलेस प्लस 1% माइंड प्लस 10% रिकवरी स्पीड। उसकी आंखें चमक उठी। 100% ड्रॉप चांस सच में काम कर रहा था। अब उसे समझ आया कि यह हैक और सिस्टम अलग अलग थे। हैक उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। अगर असली सिस्टम को पता चल गया तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन नेकलेस देखकर उसे समझ आ गया कि फिलहाल सबसे जरूरी चीज है जितना हो सके उतना ताकतवर बनना। और सफाई शुरू करने के लिए सबसे सही जगह थी यही बिल्डिंग। लिन जीड हॉलवे में चलता है, तभी कुछ उसकी नजर में आता है। एक कमरे के अंदर से जोरदार शोर आ रहा था। धीरे धीरे वो करीब जाता है, हैंडल घुमाता है और अंदर एक ट्रांसफॉर्म हो चुका आदमी मिलता है। जाहिर है ये कोई ऐसा बंदा था जो जिम जाता था, तो ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। लेकिन लिंजी के लिए अभी भी ये बहुत कमजोर था। वो पहले हमले से बचता है, दूसरे से नीचे झुककर डॉज करता है और तीसरे हमले में सीधा गले पर वार कर देता है। लेकिन वार लगने के बावजूद वो क्रीचर उस पर झपटने की कोशिश करता है तो लिन जी उसका चेहरा पकड़ लेता है, लेकिन फिर एक तेज स्पिन के साथ डॉज कर जाता है। दूसरा ज़ॉम्बी भी मारा गया, पर लिन जी थोड़ा उदास था क्योंकि वो इसे सिर्फ एक हमले में खत्म नहीं कर पाया। जैसा हमेशा होता है, 100% ड्रॉप चांस काम करता है और एक और लूट बॉक्स गिरती है। अंदर एक कार्ड था, कुक्स स्टेक का एक वाउचर। जैसे ही उसे एक्टिवेट किया जाए खाना सामने आ जाएगा। इतना रेयर तो नहीं था, लेकिन खाना होना भी कोई बुरी बात नहीं, तो उसने इसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया। फिर वो जमीन पर पड़ी एक सूटकेस खोलता है और एक फोटो निकालता है उस आदमी की उसकी बेटी के साथ। वो देखता है कि आदमी के पास एक एक्स थी, जिससे साफ था कि वो मैकेनिक था। इसके बाद वो रूम 208 और फिर 207 की जांच करता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो रूम 206 के दरवाजे पर जाता है और एक जोरदार किक मारकर उसे खोल देता है। चलो, सफाई का टाइम आ गया। लेकिन अंदर का नजारा देख वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कपल इतने जोश में थे कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपनी मस्ती जारी रखी हुई थी। लिंजी दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, भूल ही गया कि ये जगह किस चीज के लिए फेमस थी। लेकिन फिर वो फिर से दरवाजा खोलता है और बोलता है, पागलपन है कि ज़ॉम्बी बनकर भी ये लोग ये सब कर रहे हैं। गुस्से में ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। वो डॉज करता है और कहता है, मैं झांकने नहीं आया था। पर वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी उसके पीछे ही पड़ा रहता है। लिंजे कहता है, तू जरूरत से ज्यादा अकड़ रहा है जब तुझ में कोई ताकत ही नहीं, और सीधा उसकी आंखों पर एक घूंसा मारता है। दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी स्वैग में बिना देखे ही उसे मार देता है। 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 2 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं और सबसे अच्छी बात, 2 और लूट बॉक्स। अब लिंजी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये हैक सच में काम कर रहा है। पिछली जिंदगी में 100 ज़ॉम्बी मारने पर सिर्फ एक पानी की बोतल मिलती थी, लेकिन इस बार किस्मत पूरी तरह उसके साथ थी। उसे 2 कार्ड्स मिलते हैं जो उसे एक नई एबिलिटी देते हैं, 10 मीटर के अंदर किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट करने की एबिलिटी। क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर था जहां कई कमरे थे, तो उसने सीधे ही एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। तभी सीढ़ियों पर कोई चढ़ते हुए चिल्लाता है, ये हरामी बहुत शोर कर रहा है, घुटनों पर बैठ जा वरना तुझे तेरे बेटे की तरह पीटूंगा। लेकिन लिंजी आसानी से डॉज कर जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो इस हमले को ऐसे ही छोड़ देगा तो तुम बहुत गलत हो। मोटा आदमी घूमता है और गुस्से में चिल्लाता है, भागना बंद कर और मुझसे माफी मांग। हमारा लड़का कहता है कि काश वो बंदा ज़ॉम्बी में बदल जाता, क्योंकि कम से कम उसे एक्सपीरियंस तो मिल जाता। लेकिन अफसोस, अब इसे खत्म करना ही था। क्या बेरहम इंसान है, पूरा कॉरिडोर खून से लाल कर देता है। अब भी एक साइकोपैथ की तरह बोलता है, एपोकलिप्स में कोई ढीले सिरे नहीं छोड़ सकते। और मरने की वजह बस इतना कि वो बंदा बहुत कमजोर था। अब वो अलग अलग कमरों की तरफ जाता है, दरवाजे खटखटाता है, अंदर आने के लिए कहता है। जाहिर है कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, तो वो दूसरे दरवाजे पर जाता है और कहता है, डिलीवरी आ गई है।
लेकिन ये भी काम नहीं करता। जैसे ही वो एक और दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे अंदर से एक घिनौनी आवाज सुनाई देती है। वो एक्साइटेड हो जाता है। वो कंधे से जोर लगाकर दरवाजा तोड़ता है और अंदर पहले से ही बदल चुका एक बड़ा ज़ॉम्बी मिलता है। वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला तेज था और बच जाता है। ज़ॉम्बी उस पर पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी नीचे झुककर डॉज कर लेता है। जमीन पर होने का फायदा उठाकर वो एक कैपोएरा मूव निकालता है। ज़ॉम्बी के हाथ ऊपर थे और तभी लिंजी गले पर वार करता है। एक और ज़ॉम्बी गिर जाता है और हमेशा की तरह उसे एक और आइटम मिलता है। इस बार उसे लिकर मिला। इसके बाद वो और कमरे खंगालता रहता है। आखिरकार उसे अपने लिए एक सही जगह मिल जाती है, क्योंकि रात में बाहर जाना सही नहीं होता। वो अपनी जैकेट उतारता है और देखो जरा, अपना लड़का पूरी तरह लेवल अप कर चुका है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि लेवल 3 तक पहुंचने के लिए उसे 6 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम, जब उसने अपने फोन पर देखा तो रात के 8 बजने वाले थे और ज़ॉम्बी इवॉल्व होने वाले थे, जिसका मतलब था कि लेवल अप करने का मौका हाथ से निकल सकता था। रात में बिना लेवलिंग अप किए सरवाइव करना बेहद खतरनाक था, तो वो तुरंत 6 और ज़ॉम्बी ढूंढने निकल पड़ा। शेड में उसे नंबर 3 का एक मैसेज दिखा जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। अगर एक नंबर 3 था और मैंने एक और मारा है, तो इसका मतलब एक और बाकी है। ज़ॉम्बी की सुनने की ताकत जबरदस्त थी, तो सबसे आसान तरीका था कि हथौड़े से जोर जोर से वार करे ताकि वे खुद ही उसकी तरफ आएं। तभी उसे पीछे के एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो अंदर घुसता है, लेकिन कमरा खाली लगता है। तभी वेंटिलेशन डक्ट से आवाजें आने लगती हैं। पागलपन है, इतनी जल्दी छुप भी गए। सीढ़ियों पर 2 ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने ही शरीर पर कंट्रोल न होने की वजह से वे नीचे गिर जाते हैं और इसी के साथ एक दूसरे के ऊपर ही धड़ाम से गिरकर बुरी तरह पिट जाते हैं। लायनजीत को उनकी मेहनत पर थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन उसे जरूरत तो बस एक्सपीरियंस की थी। वो झटपट नीचे जाता है और लड़की ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। उसी टाइम एक और पीछे से आ जाता है, लेकिन लिंजी आसानी से पलटता है और उसे भी खत्म कर देता है। 2 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अब समस्या, उसकी चाकू अब डल होने लगी थी। देखो जरा, वो गोल्डन ग्लो चमक रही है, जो उसे एक और आइटम देने आ रही है। उसे एक टैंग डायनेस्टी की हॉरिजॉन्टल कटिंग सोर्ड मिलती है, साथ ही 2 स्वादिष्ट बंस भी। तलवार उसे एक स्ट्रेंथ पॉइंट देती है और टारगेट की 10% डिफेंस कम कर देती है। उसे पता है कि जल्द ही ये हथियार बेकार हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये किसी वरदान से कम नहीं। और ज्यादा पानी भी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे असली पागलपन शुरू होने में। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसे सड़क पर जोखिम उठाना ही था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक बंदे को देखा जो सीधे मौत की ओर जा रहा था। ज़ॉम्बी ने उसे नोटिस कर लिया और सीधा होटल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन लेवल 1 के ज़ॉम्बी अभी भी बेवकूफ थे। वो सीधा दरवाजे से टकरा गए। पीछे से आने वाले भी लड़खड़ाए और जोकरों की तरह गिर पड़े। पिछली जिंदगी में लिंजी ने पहला दिन डरकर शराब पीने और छुपने में बिता दिया था। उसने सिर्फ लेवल 2 ज़ॉम्बी से लड़ा था, जो काफी ज्यादा चालाक होते थे, लेकिन इस बार उसे परफेक्ट चांस मिला था। सिर्फ 1 सेकंड में नई तलवार से उसने पूरे ग्रुप का सफाया कर दिया। गेम के शुरुआत के लिए यह हथियार जबरदस्त था। इन ज़ॉम्बीज को खत्म करके वो लेवल 3 तक पहुंच गया और एक और एट्रीब्यूट पॉइंट मिल गया। फिर उसे एक और ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई। एक और ज़ॉम्बी उसके पास आया और उसने नोटिस किया कि ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, या शायद इतना भी स्मार्ट नहीं था, क्योंकि वो सीधा तलवार पर चलकर मर गया। लेकिन ये स्पेशल था क्योंकि उसने एक स्किल बुक ड्रॉप की। तभी अलार्म बजता है। रात के 8 बज चुके थे, कुछ आ चुका था। उसी सेकंड उसे एक अजीब एहसास हुआ और वो तुरंत पीछे हट गया। होटल के दरवाजे पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये एक लेवल 1 ज़ॉम्बी था, लेकिन अब ये रात की ताकत से प्रभावित हो चुका था। सिस्टम उसे चेतावनी देता है, अब से सब कुछ और खतरनाक हो गया है। लिंजी जानता था कि ये ज़ॉम्बी पहले 1 मिनट तक और भी ताकतवर होता जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे कमरे के अंदर घुसने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। वो पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन अपग्रेडेड तलवार के बावजूद वो ज़ॉम्बी के शरीर में अटक जाती है। वो दूसरा हाथ लगाकर उसे धक्का देता है, लेकिन भाई ज़ॉम्बी ताकत लगाकर तलवार बाहर निकाल फेंकता है। लिंजी तुरंत पीछे हटता है, और सबसे बुरी बात, अब उसके पास सिर्फ छोटी सी एक्स बची थी। वो इतना भी पागल नहीं था कि करीब जाए, तो उसने एक्स को बूमरैंग की तरह फेंक दिया। भाई सीधा ज़ॉम्बी के अंदर धंस गई। क्रिएचर अभी भी परेशान था, तो लिंजी तुरंत करीब गया और अपनी तलवार निकाल ली। जल्दी से वार किया। ज़ॉम्बी पूरा कट चुका था, लेकिन फिर भी टिका हुआ था। उसने लिंजी को घूरा और फिर से उसकी ओर दौड़ पड़ा। 1 सेकंड का मौन उस आर्टिस्ट के लिए जो चैप्टर 10 में फायर कर दिया गया था, क्योंकि आर्ट स्टाइल पूरी तरह बदल गया था। लेकिन हम अभी भी उसी पल से जारी रख रहे हैं। लिंजी पीछे हटता है और फिर से वार करता है, सीधा गले पर। आखिरकार वो हरामी जमीन पर गिर जाता है। कम से कम ये ज़ॉम्बीज पहले वाले से बेहतर डिजाइन किए गए हैं। लिंजी सारे आइटम्स इकट्ठा करना शुरू करता है, खासकर इसलिए कि कोई और उसे देख ना सके। रात 8 बजे के बाद ज़ॉम्बीज कम से कम 50% ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो लाशों को होटल के एंट्रेंस पर जमा करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि और क्रीचर्स उसकी ओर आ सकते हैं। उसने बहुत शोर मचाया था, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि और भी ज़ॉम्बीज आ सकते हैं।
वो एक सेंट्री एक्टिवेट करता है जो जैसे ही कोई क्रीचर पास आएगा तुरंत लाल हो जाएगी। अब वो थोड़ी राहत की सांस ले सकता था और फ्रेश होने का फैसला करता है। अब समय था उन 4 लूट बॉक्सेस को खोलने का जो उसे मिली थी, एक नाइट रिंग, एक मिनरल वाटर की बॉटल और 2 आईज ऑफ अप्रूवल। वो इस लग्जरी लाइफ का आदी नहीं हो सकता, खासकर अपनी पिछली जिंदगी की भयंकर भूखमरी को याद करके। खासकर नाइट रिंग जो उसकी एजिलिटी को +1 बढ़ाती है और उसकी प्रेजेंस को 30% कम करती है। अब आखिरकार समय था यह देखने का कि उसे स्किल बुक से कौन सी स्किल मिलने वाली है। सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि इस दुनिया में कोई भी अनलिमिटेड स्किल्स रख सकता है, लेकिन असल वजह यह थी कि ये स्किल बुक्स हासिल करना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर लेवल 10 से 80 के बीच लोग केवल 3 कौशल हासिल कर पाते थे, और सबसे बुरी बात, इनमें से कई स्किल्स उन लोगों के लायक भी नहीं होती थीं जिन्हें वो मिलती थीं। पिछली दुनिया में जिसे गॉड ऑफ स्किल्स कहा जाता था, उसने अपोकलिप्स में 10 साल लड़ने के बाद 25 स्किल्स इकट्ठी की थीं। आखिरी समय में उसके पास 10 स्किल्स थीं और वो 99% लोगों से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई स्किल कितनी अच्छी थी। और फिर लिंजी की बारी आई। उसे मिली बूमेरैंग स्लैश स्किल। बेसिकली वो अपना हथियार फेंक सकता है जो 120% नुकसान देगा। लिंजी पूरी तरह एक्साइटेड हो गया क्योंकि सबसे बेहतरीन स्किल्स हमेशा नुकसान देने वाली होती हैं। हालांकि फिलहाल इसका कूल डाउन लंबा था, लेकिन जैसे जैसे उसका माइंड एट्रीब्यूट बढ़ेगा ये कम होता जाएगा। सिस्टम पूछता है, क्या तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो? जाहिर है वो तुरंत हाँ कहता है और फिर उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसका पेट जोर से गुर्राने लगता है। पहले कुछ खा लेना बेहतर रहेगा। शुक्र है कि उसकी इन्वेंट्री खाने से भरी हुई थी। वो खाता है और कहता है, यार ये खाना तो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का लगता है। देखो जरा, अपना लड़का सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, टेबल भी एकदम साफ सुथरी लग रही है। छांत को देखते हुए लिंजी जानता था कि इस बार उसे सब कुछ अलग तरीके से करना होगा, वरना फिर से नाकाम हो जाएगा। वो सिस्टम खोलता है और एक पेन उठाता है। एक शीट पर वो वॉरियर और मेज लिखता है। क्लासेस में फर्क ये था कि लेवल अप करने पर पॉइंट्स अलग अलग स्टैट्स में जाते थे। उदाहरण के लिए एक मेज हर बार लेवल अप करने पर 2 माइंड एट्रीब्यूट्स हासिल करता है। साथ ही कुछ सीक्रेट प्रोफेशंस भी थीं, जैसे गोस्ट, जो सिर्फ 100 में से 1 इंसान को मिलती थी। पिछली जिंदगी में बिना ज्यादा जानकारी के ही उसने ये हासिल कर लिया था, तो शायद इस बार इतना मुश्किल नहीं होगा। इस दुनिया में प्रोफेशन सिस्टम आमतौर पर लेवल 10 पर एक्टिवेट होता था। गोस्ट प्रोफेशन असैसिनेशन में स्पेशलाइज करती थी और स्ट्रेंथ व एजिलिटी को बढ़ाती थी। वो युद्ध देवताओं, वॉर गॉड्स की सारी क्लासेस याद करने लगता है जिनसे वो पहले टकराया था। स्टैट्स देखते हुए वो सोचता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा। फिर वो 3 पॉइंट स्ट्रेंथ में, 2 एजिलिटी में डालता है और फिर पैलेडिन नाइट से अपनी सारी मुलाकातें याद करने की कोशिश करता है। उसे डायमंड आइटम भी याद आता है। इसके साथ वो पूरी रात सोचता है कि कौन कौन से खजाने और अनुभव उसे मदद कर सकते हैं। सीन बदलता है। अब हम एक महल मैंशन में हैं। सेल्मन गुस्से में एक फूलदान दीवार पर फेंक देता है। एक नीले बालों वाला लड़का कहता है, मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूँ जब पूरा ग्रह यूजिंग की वजह से तबाह हो रहा है। उसकी देरी की वजह से मटेरियल बर्बाद हो गया और अब मैं उस हरामी लिंजी को खत्म नहीं कर सकता। ऊपर से ये बकवास अपोकलिप्स भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बटलर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि इतना शोर करने से ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। लेकिन लाई हाओ गुस्से में कहता है, इस कचरे लिंजीत को उसके बाप से मिलने भेजना बेहतर नहीं होगा। बटलर समझ जाता है कि लड़का अपनी कंपटीशन खत्म करना चाहता है ताकि वो परिवार का अगला नेता बन सके। लेकिन समस्या ये थी कि अपोकलिप्स शुरू होते ही उसे अपनी पर्सनैलिटी कंट्रोल करनी होगी, वरना मुश्किल में फंस जाएगा। लाई हाओ पूछता है, मेरे पिता की मर्सनरी टीम मुझे लेने क्यों नहीं आ रही? जैसे ही वे इमोडू शहर में पहुंचेंगे हम उन हरामियों से मिल सकते हैं। बाद में वो उस हरामी यूजिंग को ढूंढेगा, चाहे वो मरी हुई ही क्यों ना हो, और उसकी लाश लाकर लिंजी को तड़पाएगा। बटलर कहता है कि यह सब संभव होगा क्योंकि मर्सनरीज सिर्फ लाई हाओ के आदेशों का पालन करने के लिए ट्रेन किए गए थे। ये सोचते ही लाई हाओ पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है। उधर हमारा लड़का खांसते हुए उठता है। पूरी तरह तैयार होकर वो होटल से कूद जाता है। बाहर उम्मीद के मुताबिक ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे, लेकिन दिन की रोशनी में वो अभी भी कमजोर थे। वो अपनी कटाना निकालता है और बूमेरैंग स्लैश का इस्तेमाल करता है। इस तरह वो पूरे शहर में कई ज़ॉम्बीज को मारता चला जाता है और आखिरकार लेवल 10 तक पहुंच जाता है। उस गुंडे लेवल 1 वाले ज़ॉम्बीज के लिए ये सब उसके लिए बहुत आसान था। इसके अलावा उसके स्किल और उस तलवार का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, स्किल का हाई कूल डाउन, जिसकी वजह से उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा था। फिर उसने फैसला किया कि अब सबसे जरूरी काम करने का वक्त आ गया है। जाहिर है वह सारे बॉक्सेस खोलने लगा जो उसे मिले थे। उनमें से एक बॉक्स में एक एट्रीब्यूट आइटम था। असल में ये कहानी कमाल की है क्योंकि उसमें एक ब्रॉन्ज आइटम था जो इक्विपमेंट को अपग्रेड करता है। लिंड से खुश हो जाता है और कहता है कि यह काम का आइटम है। वह तुरंत उस आइटम को अपनी तलवार पर
यूज करता है। इससे वह तलवार टैंग स्वॉर्ड +1 बन जाती। अब यह 10% की बजाय 15% डिफेंस को इग्नोर करती है। उसने जो पॉइंट्स कमाए वह तुरंत स्ट्रेंथ में डाल देता है। पास के ही एक बॉक्स में सिस्टम उसे एक हिडन मास्क जीतने के लिए बधाई देता है। यह मास्क उसे अपना लेवल और बेसिक इन्फॉर्मेशन 30 मिनट के लिए छुपाने की अनुमति देता है और इसे दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही काम का आइटम था। वह इसे इक्विप करता है और सिस्टम उसे फिर से बधाई देता है। यह लड़का सच में आलसी है। उसने ज़ॉम्बीज़ को मारा और जमीन पर लेट गया। उसे पता था कि उसे रेस्ट लेने की जरूरत है ताकि वह शाम होने से पहले लेवल 5 तक पहुंच सके और एक खास जगह को चैलेंज कर सके। जाहिर है हम लीजेंडरी डंजन की बात कर रहे हैं, है ना? नॉर्मल डंजन्स के अलावा कुछ यूनिक डंजन्स भी होते हैं जो सिर्फ एक बार किए जा सकते हैं और उनमें बेहतर आइटम्स मिलते हैं। लेकिन अभी के लिए लीची विलेज जाने का वक्त आ गया था। उसने एक प्रिसाइज वॉच भी ड्रॉप की और तुरंत इक्विप कर ली। इसके साथ वह आगे बढ़ता है और कुछ और ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता है। गांव में चलते हुए वह खाली सा लग रहा था। उसकी नजर तुरंत एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लेकिन उसकी तलवार कितनी तेज थी। उसने बस एक वार किया और ताला कट गया। वह घर के अंदर घुसा और कमरों में झांकने लगा। फिर एक दरवाजे के पीछे उसे एक लाल पोखर दिखाई दिया। धीरे से उसने दरवाजा खोला और उसी पल एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। अपनी छोटी सी तलवार और अब लेवल 5 के साथ उसने आसानी से उस हाथ को काट दिया। लेकिन जब उसने साइड में देखा तो कुछ और नजर आया। एक और हाथ दरवाजे से अंदर आ रहा था। ज़ॉम्बी पूरी तरह से पागल हो गया और दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गया। लेकिन हमारा लड़का शांति से हर एक को थप्पड़ मारता है। वह घर में आगे बढ़ता रहा और पीछे एक फैमिली फोटो में एक लड़की को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही है जिसे पहले जी आओ कहा गया था। वह गलियारे में चलते हुए कहता है कि इस दुनिया में किसी के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। वह सिस्टम खोलता है और खाने के लिए कुछ लेता है। मैंने कभी इतना शांत एपोकैलिप्टिक प्रोटैगोनिस्ट नहीं देखा। वह अपने फोन को देखता है और देखता है कि डंजन के रास्ते में वह शायद लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। वह आराम करके थक गया है और उठ खड़ा होता है। कुछ आवाजें सुनकर वह दरवाजे के पास जाता है। उसे पता था कि वह पागल नहीं हो रहा है क्योंकि उसने कदमों की आवाज सुनी थी। इसी बीच बाहर गाओजी है जिसकी नाक पर पट्टी बंधी है और जी आओ जो चश्मा पहने हुई है। उन्हें अंदर से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी और वे जानना चाहते थे कि यह कैसे संभव है। हमारा लड़का बस एक तरफ से सुन रहा था, घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। जियाओ ने कहा कि दूसरों से चोरी करना गलत कदम है। गाओ जी कहता है कि वे चोरी नहीं करने वाले, वे बस पूछेंगे। अगर वह हमारा लड़का खाना नहीं देता तो वे उसे पीट देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन हमारा लड़का बस जियाओ को पीछे से देख रहा है, ये सब ऑब्जर्व कर रहा है। और ये लड़का हमारा प्रोटैगोनिस्ट उन लोगों के लिए मशहूर नहीं है जो दूसरों को जिंदा छोड़ देते हैं। उनमें से एक और जी के जिए कहता है कि ये लड़का चोर है क्योंकि उसने उनके घर में घुसकर सब कुछ ले लिया। जियाओ गुस्से में थी क्योंकि जब उसके माता पिता और भाई ज़ॉम्बीज़ बन गए थे तो उसने सब कुछ बंद करके भाग गई थी। अब वह भूखी वापस आई है और यह लड़का सब कुछ ले गया है। उत्साहित होकर वह कहती है कि ठीक है, उन्हें भी उससे थोड़ा लेना पड़ेगा। तभी उसके चेहरे पर खून गिरता है। हमारा लड़का वक्त बर्बाद नहीं करता और उस इडियट गाओ जी को पीठ में विप मारता है। क्या मूव था! वो लड़का सीधे आफ्टर लाइफ पहुंच गया। ये लड़का किसी को माफ नहीं करता। लिंजी कहता है कि वो एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उन्हें इलाके में और ज़ॉम्बीज़ आकर्षित करने नहीं दे सकता था। यार, वो कटाना उड़ाता है और लड़की को भी खत्म कर देता है। वो एक और को भी मार देता है। यार, मैं भी इस प्रोटैगनिस्ट से डर गया हूँ। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा। मैंने सबके नाम बताए थे, ये सोचकर कि वे 2 चैप्टर्स से ज्यादा चलेंगे। हमारा लड़का जी के जी को देखता है और कहता है कि जो अपनी बहन को छोड़कर भाग जाए वो जिंदगी का कचरा है। उसे उन्हें खत्म करना पड़ा क्योंकि वे उसे लूटने की योजना बना रहे थे। ये लड़का सच में पागल है। वो चलता हुआ कहता है कि सरकार को उसके प्योर एक्शंस के लिए उसे इनाम देना चाहिए और इसके साथ ही घर का सफाया हो गया। गली हमेशा की तरह ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। कुछ ज़ॉम्बीज़ एक बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे। खिड़की से एक औरत कहती है कि उसे एक सुपर हीरो दिख रहा है। दूसरी औरत आती है और उसे छिपने के लिए कहती है ताकि ज़ॉम्बीज़ उनके खिलाफ इकट्ठा होना बंद कर दें। लेकिन यकीन मानो, बाहर एक एक्सपर्ट सबको पार कर रहा था। समस्या ये थी कि उसका नाम और टाइटल देखना मुश्किल था क्योंकि वो लेवल अप कर रहा था। लड़की कहती है कि ये इरेलेवेंट है, उन्हें चिल्लाना चाहिए और उस लड़के को उन्हें बचाने के लिए कहना चाहिए, दोस्त, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक टिप दे सकूं तो इस लड़के को मत बुलाना, वो किसी से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हस्बैंड कहता है कि अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हमारे लड़के के फोन पर कुछ हार्ट्स और एक छोटा सा डांस आता है और सबसे ऊपरी मंजिल से एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बिग ब्रदर को बुला रही। जाहिर है वो बचाए जाने के बदले में मदद की पेशकश कर रही है। लेकिन हमारा लड़का उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और गली में आगे बढ़ता रहता है। उसके लिए जमीन पर पड़े छोटे छोटे आइटम्स ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लड़की उसे गालियां देने लगती है, कहती है कि उसके 30,000 से ज्यादा फैंस हैं, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पागल लड़की कहती है कि वो उससे बदला लेगी और एक वाज उठा लेती है। लड़की
ऐसा मत कर, तुम नहीं जानती कि तुम उसे किस पर फेंकने जा रही हो। लेकिन वो अगले जन्म की तरफ बढ़ जाती है। जाहिर है हमारा लड़का कुछ अजीब महसूस करता है। वो एक तरफ हटता है और वहां से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। लड़की अचानक प्यारी सी बन जाती है, कहती है कि वो ऊपर है और ज़ॉम्बीज से डरी हुई है, इसलिए उसे बचाना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ने की पेशकश भी करती है। लड़की, मुझे नहीं लगता कि उसे इसमें दिलचस्पी है। फिर वो अपने इन्वेंट्री से ज़ॉम्बी वायरस में डूबा हुआ मांस का एक टुकड़ा निकालता है और उसे लड़की की तरफ फेंकता है। उस चीज का असर ये होता है कि ये 100 मीटर के दायरे में किसी भी क्रीचर को आकर्षित करता है। लेकिन लड़की इससे बिल्कुल खुश नहीं होती और गालियां देने लगती है। वो पूछती है कि क्या उसे समझ में नहीं आया कि वो बचाई जाना चाहती थी। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। मांस की गंध से आकर्षित होकर ज़ॉम्बीज का एक झुंड वहां आ गया और इस तरह हमारे लड़के का एक और शिकार हो गया। वो पागल लड़की तो एपोकलिप्स के बीच में भी टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। जल्द ही हमें इस प्रोटैगनिस्ट को हराने के लिए एक नए प्रोटैगनिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ज़ॉम्बीज का एक झुंड इमारत से कूदकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो क्रीचर्स जमीन पर टेढ़े मेढ़े गिरे, लेकिन वो शांति से चलता रहा। फिर वो म्यूटू जिम्नेजियम की तरफ बढ़ा। यही वो जगह थी जिसकी उसे तलाश थी और 2 घंटे बाद जब रात होगी, ये वहां घुसने का सही वक्त होगा। उसे पता था कि इसके अलावा वहां एक वाइल्ड सिल्वर रैंक्ड चेस्ट भी है। सिस्टम ने एक चेतावनी दिखाई, कहा कि जब तुम ये निशान देखो तो इसका मतलब है कि कोई स्पेशल सिस्टम चल रहा है। वाइल्ड चेस्ट एक तरह का खजाना होते हैं जो कहीं भी दिख सकते हैं और कोई भी उन्हें खोल सकता है। दूसरी ओर एक बॉस चेस्ट में बहुत रेयर आइटम्स होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही वो जिम में घुसा, उसे अपना पहला मिशन मिला, अकेले 100 ज़ॉम्बीज को हराना। समस्या ये थी कि उस जगह पर सिर्फ लेवल 2 जंबिये थे और उनमें से 100 को मारना कोई आसान काम नहीं था। शुरुआती योजना ये थी कि चुपके से चेस्ट इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ा जाए, लेकिन अब मिशन मिलने के बाद उसे यह करना ही पड़ेगा। हालांकि आलसी होने के नाते उसने सिस्टम से पूछा कि अगर वो इस ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर दे तो क्या होगा। सिस्टम ने कहा कि अगर वो मिशन डिक्लाइन करता है तो उसे 100 सोने के सिक्के कॉम्पेंसेशन के तौर पर मिलेंगे। लेकिन जाहिर है मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड इससे कहीं बेहतर होगा। फिर वो एक कमरे में गया और ताला तोड़ दिया। अंदर उसे बास्केटबॉल ज़ॉम्बी मिला और अब 100 किल्स शुरू करने का वक्त आ गया था। हमेशा की तरह एक कदम आगे बढ़ा और चेहरे पर एक वार। लेकिन यार, उसने वार झेल लिया। उसे मुंह पर एक और वार करना पड़ा। कम से कम उस बदमाश ने आखिरकार बास्केटबॉल छोड़ दिया। हमारे लड़के को यह आयरॉनिक लगा कि वो लड़का बास्केटबॉल खेलते खेलते ज़ॉम्बी बन गया होगा और गेंद हाथ में लिए ही रहा और हमेशा की तरह 100% ड्रॉप बॉक्स आ गया। उसने बॉडी को थोड़ा सा लात मारी और अपना सुपर फ्लैश बैंग उठाया। जाहिर है ये बस एक फ्लैश बैंग है, लेकिन सुपर वाला। इसमें ज्यादा रहस्य नहीं है। लेकिन वो खुश हो गया क्योंकि दूसरों के घरों में घुसने के लिए यह परफेक्ट आइटम है। उसे जिम के सेंटर की चाबी भी मिली। यह अच्छा था क्योंकि अब उसे दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं थी और वो चुपचाप अंदर घुस सकता था बिना किसी को आकर्षित किए। इसके साथ वो शांति से अंदर बढ़ा। उसने इलाके को ऑब्जर्व किया जो ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। अंधेरे में वो क्रीचर्स सभी धीमे और अंधे थे। विलियम्स पिंग पोंग टेबल की तरफ भागा और उसके नीचे छिप गया। वहां से उसने गिनती शुरू की और पता चला कि सिर्फ उसी कमरे में 17 ज़ॉम्बी थे। ये एक खतरनाक मौका था, लेकिन इसका मतलब 17 आइटम बॉक्सेस भी था। अगर वो चुप रह सकता तो कोई और ज़ॉम्बी अंदर नहीं आता। उसे लेवल 5 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 और ज़ॉम्बीज की जरूरत थी और फिर सब कुछ आसान हो जाता। एक ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर रहा था और उसने फैसला किया कि यही पहला होगा। उसने उसकी गर्दन के पीछे विप मारा। पहला ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया और शोर से बाकी सभी अलर्ट हो गए। वे तुरंत लिंजी की तरफ मुड़े। अब पूरा झुंड लड़के की तरफ भाग रहा था, लेकिन ये शरारती पिंग पोंग टेबल के नीचे बैठा आराम कर रहा था। वे और करीब आए और उसने तीनों के पैरों में विप मारा। लड़का पिंग पोंग टेबल के नीचे से एक मैन्यूवर के साथ बाहर कूदा। पता नहीं उसने इतना स्वैग क्यों किया, लेकिन वो सीधे उनके पीछे जा गिरा। वो आगे बढ़ा और एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इसके साथ उसने 4 ज़ॉम्बीज पूरे किए और लेवल 5 तक पहुंच गया। अब उसे लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी। ये जानते हुए कि वो एक तंग जगह में है, उसे और एजिलिटी की जरूरत थी। उसने पॉइंट लगाया और टेबल पर चढ़ गया। इसके साथ सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चूंकि वे बेवकूफ थे, वे टेबल के किनारे पर फंस गए और उसके लिए उनके चेहरे पर विप मारना आसान हो गया। इसी बीच कोई दरवाजे के पीछे से यह सब देख रहा था। एक लाल शर्ट और बैंडाना पहने लड़का बोला कि वो एक बदकिस्मत आदमी है। यार, मैं तुमसे सहमत हूं और अगर मैं तुम्हें एक टिप दे सकूं तो वो ये होगा कि यहां से भाग जाओ। सबसे बड़ा खतरा आ चुका है। लेकिन वो पागल लड़का उत्साहित था, ये सोचकर कि जो इतने सारे ज़ॉम्बीज मारता है उसके पास जरूर बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। उसकी योजना ये थी कि हमारे लड़के के मरने का इंतजार करे और फिर सब कुछ ले ले। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ज़ॉम्बीज की संख्या कम हो रही थी और ब्लॉन्ड लड़के को एहसास हुआ कि उसे हमारे लड़के को मरने में मदद करनी होगी। वो ये बड़ा एहसान करेगा कि और ज़ॉम्बीज लाकर उसे आफ्टर लाइफ भेज देगा। उसी पल एक और ज़ॉम्बी कमरे में घुस गया। लिंडसे
लिंडसे सोच रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शोर मचा दिया है और अब कोई उस दरवाजे पर खटखटा रहा था जहां ब्लॉन्ड लड़का छिपा हुआ था। दरवाजे को खराब देखकर उसे पता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसे सामने वाले ज़ॉम्बीज को खत्म करना था और जल्दी से पीछे हटना था। लेकिन उसी वक्त 3 ज़ॉम्बीज उस पर कूद पड़े। पार्कर किंग ने एक और स्टाइलिश मूव किया और घूमकर दूर हो गया। समस्या यह थी कि और ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे थे। यार, उसने 3 ज़ॉम्बीज को शिश केबाब बना दिया। वो आराम करने के लिए टेबल के नीचे भागा और देखा कि पास में उसे एक सिंगल यूज पोशन मिली थी जो उसकी एनर्जी का 20% रिस्टोर करेगी और अगले 5 मिनट तक हर मिनट 5% और। उसके लिए जो थका हुआ था यह परफेक्ट था। जैसे ही वो उठा, उसने तलवार फेंकी और एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इस बार उसे एक अजीब सा ब्लैक बॉक्स दिखाई दिया और वो तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ा। अंदर एक ब्रेसलेट था जो उसे एक बार दिन में स्पाइक स्किल समन करने की अनुमति देता था। उसे पता था कि स्किल इक्विपमेंट दुर्लभ होती है और उसने तुरंत इसे इक्विप कर लिया। उसी पल दरवाजा आखिरकार टूट गया और ज़ॉम्बीज का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसके लिए जिसे अभी ये आइटम मिला था, ये सही मौका था। कई ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे थे। वो टेबल पर कूद गया और उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। वो उन सभी के ऊपर से कूदा और ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर दिया। जमीन से अचानक बड़े बड़े स्पाइक्स निकलने लगे और उसने कहा कि अब खेल असली में शुरू हो गया है। कई स्पाइक्स जमीन से निकलते रहे और ज़ॉम्बीज को खत्म करते गए। ये एबिलिटी लेवल 20 मैजिक जितनी शक्तिशाली थी। पीछे से और ज़ॉम्बीज आए, लेकिन स्पाइक्स ने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये चीज खुद ही मारती रहेगी और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे कई आइटम्स और एक्सपीरियंस मिले और एबिलिटी कूल डाउन में चली गई। सिस्टम ने समझाया कि इसे फिर से यूज करने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन वो मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके इसे और मजबूत भी कर सकता था। और हमेशा की तरह यह सभी बॉक्सेस इकट्ठा करने का सबसे अच्छा वक्त था। उसे एक फोर्टनाइट बजूका मिला जो उसे किसी भी चीज को 30 मीटर दूर फेंकने की अनुमति देता था। साथ ही बूट्स जो मूवमेंट स्पीड को 10 सेकंड के लिए 20% बढ़ा देते थे। उसके पास जितने एट्रीब्यूट्स थे वे किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा थे जिसने पहले ही एक क्लास अनलॉक कर लिया था। इसका मतलब था कि इस रफ्तार से उसके पास ज्यादातर लोगों से कम 2 गुने स्टेटस पॉइंट्स थे। ज़ॉम्बीज की एक और लहर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने ज़ॉम्बी वायरस में डूबे हुए मांस के टुकड़े को बजूका में लोड किया, फायर किया और इसने सभी क्रीचर्स का ध्यान खींच लिया। वे कमरे के कोने में चले गए और उसने बूट्स की एबिलिटी एक्टिवेट की। आसानी से उन बेवकूफों को पीछे छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ थक गया था। 8 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा था और उसे पता था कि यह जगह कितनी खतरनाक हो जाएगी। पहले इस आलसी पागल को आराम करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। वो गलियारों में चलता रहा, उस मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए जो उसे मिली थी। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने सोचा कि यह अंदर से क्यों बंद था। उसे पता था कि यह जिम का इन्फर्मरी था और जिस वक्त यह बंद हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इसे लॉक नहीं होना चाहिए था। उसने दरवाजा खोला, यह उम्मीद करते हुए कि उसे कोई और बेवकूफ नहीं मिलेगा जो उसे मारना चाहता हो। धीरे से वो कमरे में घुसा और तुरंत उसकी गर्दन पर एक तलवार रख दी गई और किसी ने पूछा कि उसके पास उस जगह की चाबी क्यों है। लेकिन हमारे लड़के ने बस उसका हाथ पकड़ा और कलाई को दबोच लिया। इसके साथ ब्लॉन्ड लड़के ने चाकू गिरा दिया और हमारे लड़के ने कहा कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो पीछे हटा और उसने लड़के की बांह मरोड़ दी। मुझे लगा कि वो उसे वहीं खत्म कर देगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। उसने अपना इन्वेंटरी खोला, एक पर्दा निकाला, खिड़की को ढक दिया और उन्हें लाइट्स चालू करने के लिए कहा। अचानक एक नर्स आई और कहा कि लाइट्स चालू करने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर्षित होंगे। उसने उसे कोई विकल्प नहीं दिया और कमरे के पीछे एक और व्यक्ति ने लाइट्स चालू कर दी। अगर मुझे शर्त लगानी होती तो सिर्फ टाइट्स वाली लड़की ही बचती। ब्लॉन्ड लड़के ने हमारे लड़के को पहचान लिया कि ये वही है जो बहुत सारे ज़ॉम्बीज मार रहा था और वो उसका लूट चुराना चाहता था। और लिंडसे ने उससे कहा कि जब वो इतना कमजोर है तो उसे घमंड से देखना बंद करे। पास आओ मेरे ब्लॉन्ड दोस्त, मुझे लगता है कि तुम अपने अगले जन्म की तरफ बढ़ रहे हो। हमारे लड़के ने कहा कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो दुश्मनी रखते हैं और उसने लड़के की गर्दन पर वार कर दिया। इन्फर्मरी में मौजूद सभी लोग डर गए थे और किसी तरह लड़की की टाइट्स अचानक गायब हो गई। हमारे लड़के ने फिर लड़के की आस्तीन से एक चाकू निकाला, कहा कि यह लड़का उसे मारने की तैयारी कर रहा था और उनसे कहा कि वे चिंता न करें, वो एक अच्छा इंसान है। बेशक सभी ने सहमति जताई और कहा हाँ, वो निश्चित रूप से एक महान इंसान है। लेकिन सच तो यह था कि वे सभी मौत से डरे हुए थे। लिंडसे ने कहा कि वो एक समझदार इंसान है और अगर उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया तो वो किसी को नहीं मारेगा। तभी कोई आगे बढ़ा, क्या ये हो सकता है कि हमारे लड़के को आखिरकार कुछ साथी मिल गए या फिर एक और वार और एक और शिकार होगा। लड़की ने अपनी टाइट्स फिर से पहन ली, आगे आई और कहा कि सभी ने देखा कि लड़का इस लायक था। उसने दूसरों से पूछा और वे सहमत हो गए, कहा हाँ बिल्कुल वो इस लायक था। लिंडसे मुस्कुराया
और कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि सभी उससे सहमत हैं। उसे एहसास हुआ कि वो सुबह से कहीं ज्यादा थका हुआ है। एक अच्छे आलसी इंसान की तरह उसने सभी से कमरा साफ करने के लिए कहा, क्योंकि वो आराम करना चाहता था। जाहिर है कोई भी लड़के के खिलाफ जाने वाला नहीं था। उसने ब्लॉन्ड लड़के को लपेटा और जमीन में दफना दिया। हमारा लड़का बस टाइट्स वाली रानी को देख रहा था। कह रहा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। वो अभी भी लेवल 0 पर थी और उसका नाम जंग यीशु था। जब उसने नाम देखा तो उसे लगा कि वो उसे पहचानता है। पिछले जन्म में जब वो बुरे हाल में था तो उसे पहले ही एक लेजेंडरी प्रोफेशन मिल चुकी थी, जिसे गॉड डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। बुरी तरह से टूटा हुआ उसने उससे कहा था कि अगर वो उसके घाव ठीक कर सके तो वो कुछ भी करेगा। लेकिन उसने उसे बताया कि उसके चेहरे पर जो घाव है वो सोल से जुड़ा हुआ है और उसका इलाज नहीं किया जा सकता। हर बार जब वो बुरे हाल में होता तो उसे ढूंढता और इलाज के लिए पूछता। कमजोरी यह थी कि हालांकि उसकी प्रोफेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन यह उसे दूसरों के लिए सिर्फ एक टूल बना देती थी। वो याद करता है कि भविष्य में वो अब से बहुत अलग इंसान बन गई थी। शायद यह किस्मत थी जो उन्हें फिर से एक साथ ले आई। अचानक उन्हें दरवाजे के बाहर हवा से एक आवाज सुनाई दी। सभी ने खुद को हथियार बंद कर लिया, ये देखने के लिए कि क्या दिखाई देगा, जबकि लिंजी शांति से अपनी घड़ी देख रहा था। फिर उसने 3 कार्ड निकाले और मेज पर एक भोजन रख दिया। यार, वो खाने लगा। जाहिर है उस कमरे में मौजूद सभी लोग एक दिन से भूखे थे और लार टपका रहे थे। येक्सु ने गले से आवाज निगलते हुए पूछा कि उसे ये खाना कहाँ से मिला और क्या वे थोड़ा सा ले सकते हैं। हमारे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है वो उसके जाल में फंस गई है। उसने कहा कि उसे थोड़ा सा खाना पाने के लिए उसे उसकी मदद करनी होगी। सभी अभी भी उत्साहित थे, लेकिन टाइट्स वाली रानी ने कहा कि बस उसे बताए कि उसे क्या चाहिए। जबकि वो पहले से ही डरी हुई थी, उसने वही पूछा जो आप सोच रहे हैं। उसने उसे एक कागज दिखाया और कहा कि वो वहां लिखी सभी दवाइयां चाहता है। उसने पूछा कि क्या वो सच में बस यही चाहता है। वो कहता है हाँ, जब तक कि वो कुछ और ऑफर करने की सोच रही हो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, और वो अब सब कुछ इकट्ठा करने जा रही। 2 लोग मैकेनिक थे और उसने जल्दी से उन्हें एक लिस्ट दी जो वो चाहता है कि वे कल सुबह 6 बजे तक बना दें। उसने उन्हें वे आइटम्स दिए जिनकी उन्हें जरूरत होगी और कहा कि उन्हें जो खाना मिलेगा वो इस पर निर्भर करेगा कि वे क्या बनाते हैं। जाहिर है उसे सतर्क रहने की जरूरत थी, इसलिए उसने वॉचफुल आई एक्टिवेट कर दी। उस लड़के का इन्वेंट्री आइटम्स से भरा हुआ था। उसे लेवल 6 तक पहुंचने के लिए अभी भी 22 दिनों का एक्सपीरियंस बाकी था। उसके पास मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे बचे थे, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इसके साथ रात हो गई। अगले दिन वो आराम से उठा। बाकी लोगों ने पूरी रात जागकर वही बनाया जो उसने मांगा था। हमारे लड़के ने सबकी तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर ने नर्स के कंधे पर थपथपाया जो थकान से बिल्कुल चूर हो गई थी। उसने हर एक को एक कार्ड दिया और कहा कि अब उन्हें लड़ना नहीं होगा। येक्सी बहुत खुश हुई। उसने सोचा था कि जब वे काम खत्म कर लेंगे तो वो सबको मार डालेगा, इसलिए उसने भागने की योजना बना ली थी। लेकिन लगता है वो उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं लड़की, वो तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर उसने पूछा कि कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, और उसे पता चला कि अभी तक किसी को पता नहीं था कि इस दुनिया में क्या करना है। उसने उसे थोड़ी और मदद करने का फैसला किया, उस सब के लिए जो उसने पिछले जन्म में किया था। उसने उसे सिस्टम दिखाया और बताया कि कार्ड का इस्तेमाल करके सब कुछ कैसे बनाया जा सकता है। उसने यह देखा और बहुत खुश हो गई। इसके साथ सभी ने अपने कार्ड चालू किए और खाने लगे। यह देखकर कि वो अभी भी कितनी परेशान है, उसने कुछ टिप्स देने का फैसला किया ताकि भविष्य में वो काम आ सके। उसने सभी को कहा कि वे दोपहर तक इस जगह से भाग जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक वो सारे ज़ॉम्बीज को मार चुका होगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे समय न भूलें। येक्सी ने उनसे कहा कि वे सावधान रहें क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। हालांकि उसने कहा कि उसे खुद के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जब वो बाहर निकला तो सच में वहां ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था और पास में एक बड़ा झुंड था। लेकिन पूरी रात आराम करने के बाद वो तैयार था। उसने पहले ज़ॉम्बी पर वार किया, एक आकर्षक फिशिंग रॉड से। उसने शरीर को जमीन पर गिरने नहीं दिया ताकि कम से कम ज़ॉम्बीज का ध्यान आकर्षित हो, और इसके साथ उसने कॉरिडोर साफ करना शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने लिस्ट खोली और सोचा कि ज़ॉम्बीज ये सब कैसे कर रहे हैं जबकि वे मरे हुए हैं। बेचारा ज़ॉम्बी बाथरूम में जरूरी काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा लड़का पास आया वो मुड़ा और भागने लगा। हालांकि अपनी पैंट नीचे होने की वजह से वो बेवकूफ की तरह जमीन पर गिर गया। लिंडसे ने एक और को खत्म कर दिया। आपको सावधान रहना होगा क्योंकि जिम में लोगों के शरीर ज्यादा ट्रेंड होते हैं, इसलिए यह आम बात थी कि वे ज्यादा ताकतवर भी हों। फिर उसने महिलाओं के रेस्ट रूम को देखा। वो सावधानी से पास गया, चिंतित कि शायद वहां कोई जिंदा हो, और वो वापस रियलिटी में आया यह सोचकर कि यह एपोकलिप्स है और अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे महिलाओं का रेस्ट रूम पसंद है या नहीं। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उसे पहले तो कोई नहीं मिला और उसने हर स्टॉल को चेक करना शुरू कर दिया।
जब तक उसे एक स्टॉल में दो क्रीचर्स की आवाज सुनाई दी। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि मौत के बाद भी रोमांस जारी था। ये शर्म की बात थी, लेकिन उसे उस कनेक्शन को खत्म करना पड़ा। उन्हें हमले का एहसास हुआ, लेकिन वे आसानी से चूक गए। जमीन पर एक बोतल थी और एक बार फिर वे उस पर ठोकर खा गए। इसके साथ उसने दो और को खत्म कर दिया। यह लड़का दिमाग से ठीक नहीं है। उसने यहाँ तक कि उस जोड़े की तस्वीरें भी खींचनी शुरू कर दी। उसे अजीब तरह से लगा कि वह उन्हें पहचानता है। लगता है कि पिछले जन्म में वे हमेशा साथ में शिकार करते थे और उनमें एक तरह की सिनर्जी थी जो उन्हें अजेय बना देती थी। लेकिन यह शर्म की बात थी कि इस बार वे तीसरे दिन ही बिना कुछ किए मर गए। हमेशा की तरह अब लूट बॉक्स चेक करने का वक्त था। यह एक फ्यूजन कार्ड था जो उसे दो आइटम्स को मिलाकर एक नया आइटम बनाने की अनुमति देता था, और हो सकता है कि यह सिल्वर रैंक तक भी अपग्रेड हो जाए। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और एक स्टॉल से एक अजीब सी रोशनी आ रही। वो उसके पास गया और देखा कि एक चेस्ट एक पेंटाग्राम के ऊपर तैर रहा था। ये वाइल्ड चेस्ट था और उसे इसे खोलने के लिए वहां 30 सेकंड तक रुकना होगा। उसने थोड़ी देर इंतजार किया और एक हरा सेब दिखाई दिया। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि यह किसी तरह का स्ट्रेंथ या एजिलिटी आइटम होगा। उसने डिस्क्रिप्शन चेक की और आइटम ने उसके फिजिक्स स्टैट को 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स से बढ़ा दिया, जो बेसिकली हेल्थ था। उसे एजिलिटी ज्यादा पसंद होता, लेकिन कम से कम ये बुरा नहीं था। उसने सेब धोया और तुरंत खा लिया। खुश था कि इस जन्म में वो पहले से बेहतर खा रहा है। उसने रेस्टरूम छोड़ दिया, ये सोचकर कि यह जगह उसे बहुत सारी अच्छी चीजें दे रही है। बाहर उसे एक और भीड़ दिखाई दी। यार, इस बार उसने सच में पूरी भीड़ देखी। वो एक कोने में चला गया ताकि सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर न टूट पड़े। जैसे ही दो उसके पास आए, उसने उनकी गर्दन पर विप मारी। दो और आए और वे भी गिर गए। यार, ये लड़का इन क्रीचर्स के साथ बारिश कर रहा है। वो जो भी रिसोर्सेज पाता है उसे स्ट्रेंथ पे खर्च कर रहा है। एक बॉक्स के अंदर उसे एक लायन ब्रेसलेट मिला। ये 10% चांस देता था कि किसी व्यक्ति को 1 सेकंड के लिए डरा दिया जाए, जिससे उसकी हरकतें रुक जाएं। सिस्टम ने फिर सभी इक्विपमेंट स्लॉट्स दिखाए और समझाया कि हर स्लॉट में क्या जा सकता है। उसने तुरंत लायन ब्रेसलेट इक्विप कर लिया। धीरे धीरे वो जिम में चलने लगा, आराम से जूस पीते हुए। तभी उसने एक कमरा खोला जो ज़ॉम्बीज से भरा था, या शायद मरे हुए डॉक्टरों से। मुझे यकीन नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चोटों और जिस तरह से यह डिजास्टर हुआ था, उसके आधार पर यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी बॉस हो सकता है। एक ऐसा क्रीचर जो अपने लेवल के दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और जो आमतौर पर इंसानों को खाता है। इंसानों के न होने पर यह दूसरे ज़ॉम्बीज को भी खा सकता है। जितना ताकतवर क्रीचर होगा, उतना ही आसानी से वो ज़ॉम्बी बन सकता है। इसीलिए 1 ट्रिलियन मच्छरों में से सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी बनता है, और आमतौर पर म्यूटेटेड एनिमल्स भी ज़ॉम्बीज का शिकार करते हैं। फिर उसने कुछ नोटिस किया। शरीर पर कई कट्स के आधार पर लगता था कि यह एक ज़ॉम्बी कैट ने किया था। यह हमेशा उन प्रकारों में से एक था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उनकी सेंसेस बहुत तेज होती हैं। अगर वो क्रीचर आसपास था तो शायद उसे उसके बारे में पहले से पता था। इसीलिए हो सकता है कि वो एक जाल में फंस गया हो। वो ध्यान केंद्रित करता है, ये नोटिस करने की कोशिश करता है कि क्या कोई चीज पास आ रही है। तभी कुछ उसे अलर्ट करता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो लगभग कैट के पंजे में फंस जाता है। वो बस बच पाता है और अपनी बूमरैंग सोर्ड फेंकता है। ये न सिर्फ एक म्यूटेंट क्रीचर था, बल्कि एक बॉस भी था। इस क्रीचर में इनक्रेडिबल एजिलिटी थी और ये फॉल्स इमेजेस बना सकता था, जिससे डैमेज 50% कम हो जाता था। इसके पास शार्प अटैक और हाइटेंड विजन के टैलेंट्स भी थे। इस चीज के एट्रीब्यूट्स की लिस्ट लंबी थी और लिंजी को पता था कि इसका मतलब यह भी था कि यह एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। हालांकि यह एक मुश्किल क्रीचर था, लेकिन उसके पास ऐसी चीजों से लड़ने का 10 साल का अनुभव था। हैक सिस्टम ने ज़ॉम्बी कैट को डिटेक्ट किया और उसे इसे मारने का मिशन दिया। मिशन का नाम था अनग्रेटफुल ज़ॉम्बी किटी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम शहर से कई कैट्स को बचाता था। लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने के बाद जब उनमें से एक ज़ॉम्बी बन गया तो उसने सबको मारना शुरू कर दिया। मिशन उसे 100 लेवल एक ज़ॉम्बी मारने के बराबर एक्सपीरियंस देगा। यार, ट्रू सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और फिर हैक सिस्टम ने मिशन को फिर से एक्टिवेट किया, रिवॉर्ड को बढ़ा दिया। अब 100 एक्सपी की जगह उसे 300 एक्सपी मिलेगा और उसके पास इसे पूरा करने के लिए 24 घंटे थे। उसे यह अजीब लगने लगा कि यह सिस्टम इतना उदार क्यों हो रहा है। उसे याद आया कि पिछले जन्म में सिस्टम पूरी तरह से चालाकी से भरा हुआ था। यह हमेशा वादा करता था कि चीजें आसान होंगी, लेकिन जब वहां पहुंचते तो वह एक अजेय क्रीचर होता था। शुरुआत में 1% आइटम ड्रॉप चांस इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जब लोग ग्रुप्स बनाने लगे तो सभी को एहसास हुआ कि रिवॉर्ड्स काफी नहीं थे। हालांकि दूसरी तरफ उसे नॉर्मल के मुकाबले बहुत अच्छे मिशंस मिल रहे थे। जाहिर है उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके पास 24 घंटे थे इस अनग्रेटफुल कैट को मारने के लिए, जो शांति से अपना पंजा चाट रहा था। उसे पता था कि यह जानवर काउंटर अटैक का स्पेशलिस्ट था, इसलिए वो बस सीधे हमला नहीं कर सकता था। इसलिए वो बैठ गया, अपना फोन निकाला और एक मैन हुआ पढ़ने लगा। जब वो हंसा तो कैट का गुस्सा भड़क गया। वो उठा और उस पर कूद पड़ा। ठीक उसी पल लिंडसे भी उठा और पीछे कूदकर हमले से बच गया। उसने अपने फोन को कटाना में बदल दिया। बिल्ली पीछे हट गई, लेकिन फिर वो उस पर फिर से हमला करने आई। एक बार फिर उसने हमला टाल दिया और उसकी पीठ पर वार करने का मौका ढूंढ लिया, लेकिन बिल्ली मुस्कुराई और कहा उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पहले से ही
उसके मूव्स जानता है। उसने फिर से हमला टाल दिया, लेकिन हमारे लड़के को उसके पंजे काटने का मौका मिल गया। तुरंत बिल्ली ने कहा कि वो उसे इस तरह चोट पहुंचाने के लिए माफ नहीं करेगी, लेकिन हमारे लड़के ने बस इतना कहा कि बिना पंजों के वो जीत नहीं सकता। अचानक बिल्ली ने एक आई एबिलिटी एक्टिवेट की। हमारे लड़के को पता था कि यह उसे एक इल्यूजन में खींच लेगी। वो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया, जहां एक विशाल बिल्ली थी जिसके चेहरे पर कई अंग थे, लेकिन उसके लिए, जिसने अपोकलिप्स में 10 साल बिताए थे, ये कुछ भी नहीं था। बिल्ली हैरान थी कि लड़का डरा नहीं। हमारे लड़के ने उसकी आंख पर वार किया और इल्यूजन तोड़ दिया। उसी पल वो जानवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाहिर है वो उसे भागने नहीं देने वाला था। उसने अपनी बूमरैंग स्वॉर्ड फेंकी और उसकी गर्दन पर विप मारकर बॉस को मार डाला। तुरंत उसने मिशन पूरा किया, ढेर सारा एक्सपीरियंस हासिल किया, लेवल अप किया और एक अचीवमेंट भी हासिल किया। शहर में हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़का कौन है, क्योंकि उसे हर वक्त अनाउंसमेंट्स मिल रहे थे। ऑथर को लगता है कि यह कूल है कि एक लड़की कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, हालांकि वो नहीं जानती कि यह पागल लड़का कौन है। एक और व्यक्ति कहता है कि वो गुमनाम रहना पसंद करेगा। इसी बीच कोई शराब पीते हुए कहता है कि उसका नाम इस बात का संकेत है कि वो शायद ड्रैगन सिटी से है और उनके ग्रुप में उस जैसे एक्सपर्ट का होना उनके बचने के चांसेस को बहुत बढ़ा देगा। ये सारा हंगामा इसलिए था क्योंकि सभी को पता चल गया कि उसने उस जानवर को मार डाला। उसे पता था कि जितना ज्यादा ध्यान वो आकर्षित करेगा, उतना ही ज्यादा उसे छिपना होगा। अचानक उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। जाहिर है लड़ाई के बाद इस आलसी को थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। वो इस बात से प्रभावित था कि उसने बिना ज्यादा चोट खाए जीत हासिल कर ली, लेकिन उसे और सावधान रहना होगा। पहले बॉस को मारने के लिए उसे 1000 प्रेस्टीज पॉइंट्स और 1000 गोल्ड मिले। उस वक्त उसके पास कुल 2000 प्रेस्टीज, 5000 गोल्ड और खर्च करने के लिए 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे। ब्रॉन्ज लेमन टाइटल ने उसे सभी एट्रीब्यूट्स में +2 दिया और सभी दूसरे क्रीचर्स की रेजिस्टेंस को 5% कम कर दिया। हालांकि इसे इक्विप करने के लिए उसे फर्स्ट किल टाइटल छोड़ना पड़ता। चूंकि यह ज्यादा एट्रीब्यूट्स देता था, उसने इसे स्विच कर दिया और सोचने लगा कि जब वो प्रोफेशन बदलेगा तो वो कितना ताकतवर होगा। आधा घंटा बीत गया। लड़का इतना आलसी था कि उसने चेस्ट लेने से पहले आराम किया। उसके अंदर उसे एक ज़ोंबी किटी हॉर्न मिला। जब इसे बजाया जाता तो यह उसे एक ज़ोंबी कैट को बुलाने की इजाजत देता था, जो हर 48 घंटे में 30 मिनट के लिए उसकी मदद कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि कैट उसके प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ का 60% होगा और जो कुछ भी वो मारेगा वो उसके लिए काउंट होगा। एकमात्र डाउनसाइड यह था कि किटी के पास 100% ड्रॉप रेट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए, जो अकेले घूम रहा था, क्रीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कंपेनियन होना बहुत अच्छा होगा। जाहिर है उसे पता था कि उस कैट के पंजे, आंखें, स्किन और बाकी सब कुछ अच्छे आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए उसने कारकेस को अपने इन्वेंट्री में डाल दिया। कुछ देर बाद वो वेयर हाउस की तरफ चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि सिल्वर चेस्ट वहीं था। हालांकि जब उसने इसे खोला तो वो डर गया। ये खोपड़ियों से भरा हुआ था और फर्श पर कुछ आंखें बिखरी हुई थीं। लगता था कि ज़ॉम्बी कैट ने ही यह सब किया था। सिर्फ अपोकलिप्स में ही ऐसा क्रीचर हो सकता है जो सबकी आंखें इकट्ठा करता हो। उसे पता था कि यह छोटी चीज जमाखोरी करना पसंद करती है, इसलिए उसने चारों ओर देखना शुरू किया कि क्या उसे और खजाना मिल सकता है। उसने ट्रेडमिल पर फंसा हुआ एक डम्बेल देखा और सोचा कि क्या यह कैट का खिलौना था। इस अमेजिंग इनोवेशन के अलावा कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। अब बस ये चेक करना बाकी था कि उस व्हाइट शीट के नीचे क्या है, और किसी के लिए हैरानी की बात नहीं थी। वहां सिल्वर चेस्ट था, जो वैसे भी उस कमरे में होना चाहिए। उसे इसे ढूंढने के लिए 20 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिले, लेकिन इसे खोलने में 60 सेकंड लगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसमें टाइमर क्यों लगाया, जब वे हमेशा इसे समय पर खोल ही लेते हैं। अंदर उसे एक व्हाइट क्लोक और एक स्किल बुक मिला। बुक ने उसे डबल स्लैश एबिलिटी दी, जो एक एक्सप्लोजन पैदा करती थी और उसके एट्रीब्यूट्स का 70% डैमेज करती थी। मुश्किल बात यह थी कि आपको दोनों हिट्स लगाने की जरूरत थी, लेकिन उसे इस पर भरोसा था। तुरंत उसने स्किल सीख ली और उसके पास जो 5 स्किल्स इक्विप करने की एबिलिटी थी, उनमें से उसने 2 सीख ली। उसे व्हाइट विंग्ड क्लोक भी मिला, जो उसे हर 20 मिनट में एक बार ग्लाइड करने की अनुमति देता था। देखो, उसका इन्वेंट्री पहले से ही पूरी तरह से इक्विप्ड हो रहा है। हालांकि इस चीज का डिजाइन बहुत खराब है। ये एक आधे पंख नोचे हुए मुर्गे जैसा दिखता है। उसने कहा कि योजना सिर्फ लाई हाओ को मारने की थी और बाकी परिवार को छोड़ देने की, लेकिन ऐसा क्यों करें जब आप सभी को नर्क भेज सकते हैं। अब उस जगह में बस 100 क्रीचर्स को मारने का मिशन पूरा करना बाकी था। वो एक कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने लकड़ी पर दस्तक दी और सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ मुड़ गए। उसने चिकन क्लोक का इफेक्ट एक्टिवेट किया, कहा कि वो इसे आजमाने के लिए बेताब है। वो ज़ॉम्बीज के सामने कूदा और लड़का उड़ गया। वो माइकल फेल्प्स की तरह गोता लगाते हुए नीचे आया और उनके सिर पर वार किया। उसने गति पकड़ी, दूसरी तरफ ग्लाइड करते हुए स्टाइलिश लग रहा था। यार, ये ग्लाइडिंग नहीं, फ्लाइंग जैसा है। वो बस हवा में लटका हुआ है। फिर उसने कहा कि अब नई एबिलिटी को आजमाने का वक्त आ गया है। उसने ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया और उसकी दिशा में एक स्लैश छोड़ा।
2 zombies तुरंत खत्म हो गए। उस एबिलिटी ने सच में एक धमाका किया, यहाँ तक कि वो खुद भी उस गड़बड़ से हैरान था जो उसने की थी। उसका एंडलेस ग्लाइड आखिरकार खत्म हुआ और उसे दूर फेंके जाने से बचने के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। वो हैरान था कि ज़ॉम्बी ने उसकी उम्मीद से ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया। इस एबिलिटी की स्पीड बूमरैंग जितनी ही थी, लेकिन ये कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। अब जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लिए तो चीजों को सीरियसली लेने का वक्त आ गया। हमने उसे सोना प्राप्त करते हुए कई मॉडिफिकेशंस देखे। वो पूरे जिम को साफ करता रहा, पूरी जगह को फार्म करता रहा। जल्द ही वहां ज़ॉम्बीज के शवों के ढेर लग गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत खत्म हो रही है। जैसे ही बेचारा लड़का सिर्फ रिसोर्सेज प्राप्त कर रहा था, वो इतना आलसी था कि उसने सब कुछ खत्म होने के बाद बॉक्सेस उठाने का फैसला किया। यहाँ तक कि सिस्टम के रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए भी वो एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे एक हैक और नया इक्विपमेंट मिलने वाला था। उसने पहले इक्विपमेंट मांगा ताकि सबसे अच्छी चीज को आखिर के लिए बचा सके। सिस्टम ने अनाउंस करना शुरू किया कि एक ब्रॉन्ज रैंक्ड आइटम बनाया जा रहा है। उसे एक ब्लड अब्जॉर्प्शन रिंग मिला जो उसके द्वारा किए गए डैमेज का 5% उसकी लाइफ रिस्टोर कर देता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब लो लेवल क्रीचर्स के खिलाफ वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो जाएगा। यार, जल्द ही ये लड़का सारे रिंग्स इक्विप करके एक ई बॉय बन जाएगा। मजेदार बात यह है कि उसकी उंगलियों पर कोई रिंग्स दिखाई नहीं देते, वो मजाकिया चिकन क्लोक पहने हुए है। फिर उसने सिस्टम से कहा कि अब हैक लेने का वक्त आ गया है और वो कुछ अच्छा देखना चाहता है। जाहिर है ये फेमस हुक होगा, लेकिन हमें ये अगले चैप्टर में पता चलेगा। उस परफेक्ट हैक को देखकर वो हैरान रह गया। ये बेसिकली एक ऑटो कलेक्ट हैक था जो क्रीचर्स के द्वारा गिराई गई हर चीज को उठा लेता था। उसे पहले से पता था कि अब से उसे बस मारना होगा और सब कुछ उसके पास आ जाएगा। एक आलसी साइको के लिए ये परफेक्ट था। उसे चिंता थी कि लोग उसे क्रीचर्स मारते हुए देखेंगे और नोटिस करेंगे कि वो हमेशा बॉक्सेस का ढेर इकट्ठा करता है। तभी उसने सिस्टम से पूछा कि उसका हैक लेवल 1 पर क्यों है। सिस्टम ने समझाया कि अगर उसे भविष्य में वही टैलेंट मिलता है तो लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि वो अगली बार कुछ अलग पाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड था। उसने ज़ॉम्बीज के ढेर को देखा और एक टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वो बॉडीज के बीच चला, सभी कार्ड्स ऑटोमेटिकली उसके पास आ गए और हैक इतना अच्छा था कि इसने उसके इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब यह ADHD वाले किसी के लिए परफेक्ट था। सब कुछ साफ और टाइडी एक के बाद एक। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस जगह पर बहुत देर से है। उसे लाई फैमिली के गांव की तरफ जाने और अपना बदला शुरू करने की जरूरत थी। स्क्रीन शिफ्ट होती है लाई मैंशन की तरफ। ली हो सोफे पर लेटा हुआ था, बिल्कुल खुश, जबकि बाकी सभी अपोक्लिप्स में तड़प रहे। लेकिन अचानक उसने घड़ी की तरफ देखा। वो उठा और जो पहला इंसान उसे दिखाई दिया उसे थप्पड़ मारा और पूछा कि वो दोनों बेवकूफ कहाँ गए हैं और वो अभी तक क्यों नहीं आया। बटलर ने समझाया कि उसके पास भेजे गए 2 बॉडीगार्ड्स यूनिवर्सिटी में क्रीचर्स के एक झुंड से टकरा गए थे और उन्हें देरी होगी। ली हो उन सड़े हुए ज़ॉम्बीज पर गुस्से में था क्योंकि उन्होंने उसकी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी थी और यह सोचकर कि उसने उनमें से एक ज़ॉम्बी को मारा था और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। उसने क्या किया कि बॉडीगार्ड्स से कहा कि कुछ ज़ॉम्बीज को लगभग मार डाल ताकि वो आखिरी वार कर सके। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे इतना कम XP क्यों मिला। तभी उन्हें पास में एक आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजे पर आ गया था। भूलने वाले आर्टिस्ट को शाबाशी, जो अचानक 30 चैप्टर्स के बाद लड़के के बालों को ब्लू से ब्लॉन्ड कर दिया। उसने रॉन्ग से पूछा, जो उसके सामने खड़ी थी, कि क्या उसे वो लड़की और वो अनाथ मिल गए हैं। रॉन्ग ने जवाब दिया कि उन्हें लड़की मिल गई है, लेकिन लड़का पहले ही गायब हो चुका है। ब्लॉन्ड ने उसे अंदर लाने के लिए कहा क्योंकि वो उसे छिपने के लिए डांटना चाहता था, लेकिन रॉन्ग ने सूटकेस जमीन पर फेंक दी और कहा कि वो पहले ही मर चुकी है और वो अंदर है। ब्लॉन्ड का चेहरा तुरंत बदल गया और वो डर गया। रॉन्ग ने समझाया कि उन्हें उसका शरीर स्कूल के पीछे वेयरहाउस में मिला था और उसके बगल में एक आदमी के खून से सने कपड़े थे। उसने ये भी नोट किया कि लगता था कि उसे मरने से पहले सबसे दर्दनाक जगहों पर टॉर्चर किया गया था। रॉन्ग और डिटेल्स समझाने वाली थी, लेकिन ली हो भाग गया और एक बाल्टी मांगने लगा। उस समय रॉन्ग ने कहा कि जिसने भी यह किया होगा उसे लड़की से बहुत नफरत होगी और उसने यह भी कहा कि जिसने यह किया होगा वो ली हो के पीछे भी आ सकता है। ली हो ने इस विचार को खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी। फिर उसे याद आया कि जिसने उससे सबसे ज्यादा नफरत की होगी वह लिंजाई हो सकता है, लेकिन यह इम्पॉसिबल था कि लिंजाई इतना ताकतवर हो क्योंकि वह एक अनाथ था और उसका कोई सपोर्ट नहीं था। उन्होंने अभी तक बड़ा सरप्राइज नहीं बताया था, इसीलिए लिंजाई को यह पता नहीं हो सकता था कि वह उसे धोखा दे रही थी। रॉन्ग ने पूछा कि क्या यह लिंजाई लिन जियन का बेटा है। ली हो ने हाँ कहा और रॉन्ग ने जवाब दिया, चाहे वह ताकतवर हो या नहीं, लिंजाई की मदद करने वाला कोई बहुत स्किल्ड इंसान है। शायद उनके लाए हुए 100 बॉडीगार्ड्स भी काफी नहीं होंगे। ली हो ने पूछा कि यह कैसे पॉसिबल है अगर रॉन्ग ड्रैगन सिटी के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। उसने रॉन्ग को या तो वापस ट्रेनिंग करने या और बॉडीगार्ड्स लाने का आदेश दिया और कहा कि वह कुछ भी करे लेकिन यह सुनिश्चित करे कि वह न मरे।
यार, रॉन्ग ने कहा कि वो इस लड़के के लिए मरने को तैयार है। जाहिर है उसे जिंदगी से ज्यादा प्यार नहीं है। इसी बीच जंगल में ज़ॉम्बीज़ एक के बाद एक गिर रहे थे। हमारा लड़का पहले ही लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वो हैरान था कि वो डंजन में गए बिना भी इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा था और अब वो ली होके मैंशन के सामने खड़ा था, उस बदमाश से हिसाब चुकाने के लिए तैयार। मैंशन में हर जगह ट्रूप्स पहरा लगा रहे थे। हमारा लड़का एक पेड़ पर छिपा हुआ था। वो नीचे उतरा, लॉन को पार किया और अपना सीक्रेट लेवर दबाया। इसके साथ एक पैसेज खुल गया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इतने सारे गार्ड्स होने के बावजूद उनके पास कोई चांस नहीं था किसी के खिलाफ जो सब कुछ जानता हो। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, वो छिपकर ऑब्जर्व करने लगा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह ग्रुप मर्सनरी गिल्ड का हिस्सा था। पिछले जन्म में यही वो ग्रुप था जिस पर लीहो को सबसे ज्यादा भरोसा था और जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये दुख की बात है कि वो इस फैमिली को लंबे समय से देख रहा था। अब तक ट्रूप्स अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे और उसे कोई कमजोरी नहीं मिली थी, लेकिन तभी कुछ उसका ध्यान खींचा। उसने उस आदमी को पहचान लिया। वो कुख्यात रोंगजांग था। पिछले जन्म में यह आदमी एक वॉर गॉड बन गया था और हमेशा मर्सनरीज का लीडर रहता था। आखिरकार ली हो ने इस आदमी को उसका पीछा करने का आदेश दिया। कई बार वो खुद को घिरा हुआ पाया। रोंग निश्चित रूप से उसके सबसे बुरे दुश्मनों में से एक था। हालांकि वो रोंग से इतनी बार बच निकला कि उस आदमी को डिस्ग्रेस्ड का खिताब मिल गया। शायद यह किस्मत थी कि वे इस तरह फिर से मिले। उसी पल रोंग ने कुछ महसूस किया। वो मुड़ा और हमारा लड़का बस छिपने में कामयाब रहा। यह खतरनाक था, लेकिन यह परफेक्ट होगा अगर इस फैमिली के लिए इतना महत्वपूर्ण कोई शुरुआत में ही मर जाए। उसने वो मास्क पहन लिया जो उसकी मौजूदगी को छिपाता था और ठीक उसी पल गार्ड्स उसके पास से गुजर गए। मुझे पता था कि वो चीज उसकी मौजूदगी को छिपाने में मदद करती है, लेकिन यार, वो लड़का वहीं खड़ा था और किसी ने उसे देखा तक नहीं। लेकिन रोंग सतर्क बना रहा, ये सोचते हुए कि उसे यह एहसास क्यों हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है। उसने दूसरों से कहा कि जगह के आसपास सुरक्षा बढ़ाई, ये सोचते हुए कि उसे पास में जो भी हो उसे मारना होगा। वक्त बीत गया और आधी रात हो चुकी थी। लिविंग रूम के सोफे पर लीहो ने कहा कि यह सोचना बेतुका है कि कोई बाहर है। उसे यकीन था कि बाहर सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। रोंग ने कहा कि सावधान रहना बेहतर होगा क्योंकि उसे यकीन था कि वे टारगेट हो रहे हैं। लाई हाउ ने अपनी घड़ी जमीन पर फेंक दी और उस आदमी को बस्टर्ड बोला क्योंकि वह उसे मारने आने में इतना टाइम ले रहा था जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो रही थी। एक नौकर ने कहा कि अगर उसे बोरियत हो रही है तो वे उसके लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं। एक्साइटेड लड़के ने कहा कि उसके पास एक आइडिया है और उसने रोंग से पूछा कि क्या उसने कोई ज़ोंबी पकड़ा है। रोंग ने हाँ में जवाब दिया। उसने एनालिसिस के लिए एक ज़ोंबी पकड़ा था। शायद ये नए ज़ोंबी फाइटिंग वेपन्स बनाने में काम आए। लाई हाउ ने झल्लाकर कहा कि बाहर तो हजारों ज़ोंबी हैं, पर वह इस वाले के साथ खेलना चाहता है। रोंग को पता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन शायद इससे ये लड़का थोड़ा शांत हो जाए। लाई हाउ ने कहा कि वह इस गेम में कोई रिस्क नहीं लेगा। वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं। रोंग ने अपने पास खड़े आदमी को देखा और उसे कैद किए हुए ज़ोंबी को लाने को कहा। कुछ देर बाद एक मस्कुलर ज़ोंबी को जंजीरों से बांध कर लाया गया। कई लोग मिलकर भी उसे कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे थे। यह जाहिर था कि यह नॉर्मल लेवल का ज़ोंबी नहीं था, मगर लाई हाउ ने बिना हिचकिचाहट बड़े पिंजरे को लाने का आदेश दिया। अंदर 6 लड़कियां थीं जो एक दूसरे को देखकर यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही उसने घंटी बजाई, सभी डर से सहम गईं। लड़कियां पिंजरे की सलाखों को पकड़कर चीखने लगीं। ये तो साफ दिख रहा था कि यह लौंडा भी पूरा पगला गया था। लगता था जैसे ये दुनिया सिर्फ चूतियों के लिए खत्म हो रही है। उसने एक बंदे को चाबी झोंकते हुए बोला, अबे पिंजरा खोलना, मैं थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। लोग उस भैंसिए को घसीटते हुए लाए। बॉस ने चिल्लाकर कहा, इसे गेट पर फेंको, जंजीरें खोलो और अंदर ढकेल दो। तभी एक नौकर रोने लगा। अरे बाबूजी, ऐसा मत करो यार, ये तो बहुत गंदा खेल है। एक सूट बूट वाले ने टोका। सॉरी साहब, ये नया है ना। मगर बॉस गरजा, अबे तू मुझे सिखाएगा? वो नौकर फिर भी गिड़गिड़ाता रहा। भाई साहब, बस इन बेचारी लड़कियों को। उसका दोस्त जल्दी से बोला, अरे यार, हम आपको कैसे टोक सकते हैं? बॉस हंसा, वाह, कोई तो है जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। चल देखते हैं तेरी हिम्मत और ताकत दोनों मैच करते हैं कि नहीं। उसने अपने गुंडों को आंख मारी। एक ने मुक्का मारना चाहा, पर वो नौकर छटाक से बच गया। बॉस को यह सीन बड़ा मस्त लग रहा था। घुटनों पर बैठे बैठे उसने हमलावर की कलाई मरोड़ दी, जो चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। बॉस का मूड खराब हो गया। अबे, मेरे आदमी को बेइज्जत कर दिया, अब तेरी बारी है। उसने 2 और बंदों को बुलाया, इसकी खैरियत उड़ा दो। छोटे वाले सोच रहे थे, यार, इस बेकार लौंडे पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, जिसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। मुक्केबाजी शुरू हो गई और आखिरकार बेचारा बेहोश हो गया। अब तो उसका चेहरा पूरा फूल चुका था। हर पंच सीधे नाक मुंह पर जा रहा था। वो तो पूरा पंचिंग बैग बन चुका था। मगर बॉस ने उसे मारने से मना कर दिया। जब ये इन लड़कियों को बचाना चाहता है तो सबसे बढ़िया सजा यही होगी कि ये खुद उन्हें मरते हुए देखे। बेचारी लड़कियां वहां जमी हुई थीं, कुछ कर नहीं पा रही थी। और फिर मर्दों ने उस झोंबी को छोड़ना शुरू कर दिया। उस शैतान ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। झट से पहली लड़की के गले पर कूद पड़ा। बाहर खड़ा वो बेचारा लड़का बस रोए जा रहा था। लगता था जैसे उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। बॉस ने उसका मजाक उड़ाया, अबे इतना ताकतवर है तो अंदर जाकर बचा लेना इन्हें,
बाकी गुंडे भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, पर असल में उन्हें भी लग रहा था कि ये सब टू मच हो रहा है। भले ही दुनिया खत्म हो रही हो, पर इंसानियत तो नहीं मरी ना। उन्होंने उस बेहोश लड़के को घसीटकर बाहर फेंका, जबकि अंदर वह दैत्य पिंजरे में मौजूद हर चीज को चीर फाड़ रहा। जब सब खत्म हुआ तो उस लड़के को भी अंदर फेंक दिया। ठीक उसी पल वह जोंबी उसकी तरफ मुड़ा और सीधा उस पर टूट पड़ा। लड़का रुका और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। आज न तो तुम्हें बचा पाया न खुद को, पर अचानक उसके अंदर जान आ गई। नहीं, मैं मर नहीं सकता, माँ मुझे घर पर इंतजार कर रही हैं। फौरन उठा और झोंबी के जबड़े पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसे कसकर पकड़ा और पूरे पिंजरे में घसीटने लगा। उसने झोंबी को पिंजरे की सलाखों से टकराया, मगर ये इतना आसान नहीं था। झोंबी ने उसे जबरदस्त पकड़ में ले लिया। बाहर लाए हाओ ये सब देखकर चिल्लाया, वाह, आज तक का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट। लड़का बुरी तरह घायल होने के बावजूद फिर उठा और झोंबी के मुंह पर एक और जोरदार प्रहार किया। लंबी लड़ाई के बाद वह थक कर गिर पड़ा। झोंबी अब उसके पास खड़ा था, पर उसके शरीर में एक बूंद ताकत नहीं बची थी। उसने फुसफुसाते हुए माफी मांगी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। रोंग ने देखकर कहा, खेद है, लड़का मर गया। गार्ड पहले तो उसे देखकर दुखी हुए, फिर अगले ही पल बड़बड़ाए, इतनी जल्दी मर गया? मजा आना बंद हो गया। पर अगर वह मरा भी था तो वापस आने वाला था। अचानक वह झोंबी बनकर उठ खड़ा हुआ और बाहर लिंजी ने देखा कि उसका मौका आखिरकार आ ही गया है। जैसे ही उसे अपने जैसा दिखने वाला कोई मिला, उसने उसे ठिकाने लगा दिया। उसके कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लोगों ने पूछा, जो तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सीधा जवाब दिया, बॉस को काम पर वापस जाने की याद दिलाने आया हूँ। पीछे से दो आदमी आए। एक बड़बड़ाया, हम तो 24 घंटे से पेट्रोलिंग कर रहे हैं बिना सोए। हमारे हीरो ने ठंडे दिमाग से कहा, हमें तो बस कैनन फॉडर समझा जाता है। गोल मटोल सर वाले ने शक जताया, जिया तो आम दिनों से थोड़ा लंबा नहीं लग रहा? अगले ही पल लिंजी ने दोनों को नॉकआउट कर दिया, सीधे फुटपाथ पर सुला दिया।